हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री। इससे पहले एंशियंट कंप्लीट, अर्ली मेडिवल पीरियड कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेडिवल हिस्ट्री। आई जस्ट होप आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं, क्योंकि उससे आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मुस्लिम अटैक्स। मुस्लिम अटैक्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ याद करवा दूँ आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे। तो हमने देखा था यहाँ पे गुर्जारा प्रतिहार्स थे, यहाँ पे राष्ट्रकूट्स थे, इस तरफ पालास थे। ये तीनों ही डायनेस्टीज़ किसके लिए लड़ रही थी? कनौज के लिए। ठीक है, इन सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे कनौज के लिए। बाय द टाइम हम देखते हैं कि जो पालास थे वो ख़त्म हो जाते हैं, इनकी जगह पे सेना आ जाते हैं। वैसे ही गुर्जारा प्रतिहार का भी बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे राजपूत किंगडम्स भी इमर्ज कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो अर्ली मेडिवल पीरियड में हुई। अब हम फोकस करेंगे मेडिवल इंडिया पे। ठीक है, मेडिवल इंडिया में अब पूरा का पूरा जो रूल है इंडिया के अंदर वो पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। तो इससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, डीके शर्मा एजुकेशन हब के नाम से है। या फिर अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी पीडीएफ्स हैं अलॉन्ग विद दिस। वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ भी डेली मिलते रहते हैं, जो टॉपिक कवर हुआ होता है उसी के एमसीक्यूज़ भी डाले गए होते हैं। ठीक है, चलो नाउ 3 मुस्लिम अटैक्स हुए इंडिया के अंदर। कौन कौन से? एक मोहम्मद बिन काजिम ने किया 712 एडी के आसपास। ठीक है, फिर सेकंड अटैक किया गजनवी ने। 17 बार इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, 17 बार, इतना याद रख लो। फिर आता है गोरी। गोरी ने जैसे ही अटैक्स अपने शुरू करे थे तो 1178 एडी से शुरू कर दिए थे, और इनकी डेथ होती है जाके 1206 में। पूरी स्टोरी देखेंगे इन सभी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन काजिम। अच्छा, मैंने सभी की पिक्चर्स नहीं लगाई हैं। क्यों नहीं लगाई हैं? बिकॉज सभी की पिक्चर्स ऐसी जैसी ही दिखेंगी आपको, तो उनको देख के बार बार क्या ही करोगे आप। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो हम देख रहे थे कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट होता था ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहता था ना। अनस्टेबल क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। अरेबियन अटैक्स हो रहे हैं, टर्क अटैक्स हो रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं इस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। फिर अगर नॉर्थ वेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता था तो बाकी के इंडिया में ये एंटर कर जाते थे। तो क्या क्या सिनारियो रहेगा मेडिवल इंडिया के अंदर वो आज हम देखेंगे ना। 712 ईडी की अगर बात करें, जब मोहम्मद बिन काजिम भी आते हैं तो हर्षवर्धन की भी डेथ हुई थी। याद करो, पुलकेशिन II ने नर्मदा रिवर के बैंक पे किसको मार दिया था? हर्षवर्धन जी को। ठीक है, तो बट जैसे ही हर्षवर्धन जी की डेथ हुई थी तो हमने देखा था कि कनौज के लिए बड़ी सारी डायनेस्टीज आपस में लड़ने लगी, जिनको हमने बोल दिया था ट्राइपेटाइट स्ट्रगल। 3 डायनेस्टीज थी इसमें। कौन कौन सी? गुजरात वाले एरिया में हमने देखी थी गुर्जारा प्रतिहारास, डेक्कन में थी राष्ट्रकूट्स, और बंगाल वाले एरिया में आपको मिल जाएंगे पालास। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टेबिलिटी इमर्ज हो गई थी इंडिया के अंदर। नाउ ये मोहम्मद बिन काजिम क्यों आए थे? तो इन्होंने बेसिकली इंडिया को लूटना था। इनके पास धन दौलत नहीं थी, पर इन्होंने सुना था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा धन दौलत है, सो ही केम ताकि इंडिया को लूट सके। इसके अलावा इन्होंने सिंध और मुल्तान को कॉन्कर कर लिया था, और इस रीजन में सिंध वाले एरिया में कौन राजा हुआ करते थे? राजा दाहिर थे। तो राजा दाहिर को किसने डिफीट किया? तो मोहम्मद बिन काजिम ने किया था। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही इंडिया में आते हैं, सिंध और मुल्तान वाला एरिया, सिंध और मुल्तान आज के ये पाकिस्तान वाले रीजन में आपको मिल जाएगा। तो सिंध और मुल्तान वाले एरिया को जैसे ही कॉन्कर किया तो इन्होंने जाजिया टैक्स इम्पोज कर दिया। अब इन तीनों जो मुस्लिम्स थे ना, इन तीनों की एक ख़ास बात रहेगी। लूट का तो होता ही था इनका पर्पस कि लूटना है इंडिया को, पर साथ में ये इस्लाम धर्म को स्प्रेड करने के लिए भी आ रहे थे। ठीक है, ये बोल के आते थे कि हम इस्लाम धर्म को स्प्रेड करने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलीजियन से भी आपको ये जुड़े हुए दिखेंगे। तो काजिम ने क्या किया, जैसे ही इंडिया में आए तो इन्होंने जितने भी नॉन इस्लामिक पीपल थे, जो इस्लामिक नहीं थे, जिन्होंने मना कर दिया कि हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जिसको बोला जाजिया टैक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदूज़ के ऊपर लग रहा था ये, क्योंकि जब ये मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड चल रहा है तो उस टाइम हम देखते हैं हिंदू ज़्यादा हुआ करते थे। ऐसे नहीं था कि सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज, सारी छोटी छोटी ट्राइब्स, ऐसा कुछ नहीं था। मेजॉरिटी आपको हिंदूज़ मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होते हैं उस टाइम पे वो हिंदूज़ हुआ करते थे। ठीक है, नाउ ये जो जाजिया टैक्स था, इसमें कुछ लोग जो थे वो एक्सक्लूडेड भी थे। किस किस के ऊपर ये नहीं लगता था तो वो भी देख ही लो। तो बच्चों के ऊपर नहीं लगता था, बूढ़ों के ऊपर नहीं लगता था, ब्राह्मण के ऊपर भी नहीं लगता था, और जो डिसेबल थे और वीमेन थी जो, उनके ऊपर भी जाजिया टैक्स इम्पोज नहीं होता था।
एक और टैक्स इसने इम्पोज करा, कौन सा, दैट इज़ जकार्त। ये जकार्त जो टैक्स था ये वॉलंटरी टैक्स था, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ग्रेन्स हैं, तो आप इसको डोनेट कर सकते थे। तो ये मोहम्मद बिन काजिम ने करा था। अब ये जो जाजिया टैक्स पढ़ा ना आपने, तो एक मोहम्मद बिन काजिम ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करा था इंडिया के अंदर। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएंगे, अभी आते रहेंगे, इनको बस नोट कर लो आप अपने पास। और नोट करने के बाद हम इसको पढ़ेंगे बाद में, जब तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक आएंगे, उन्होंने क्या किया, जाजिया इम्प्लीमेंट तो किया, पर किसके ऊपर कर दिया, ब्राह्मण्स के ऊपर भी कर दिया। यहाँ पे देखो मोहम्मद बिन काजिम ने क्या किया था, ब्राह्मण्स के ऊपर नहीं किया था जाजिया टैक्स को इम्पोज, पर फिरोज शाह तुगलक आएंगे, वो ब्राह्मण्स के ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ये फिरोज शाह तुगलक, इनको पढ़ने का इनको भी काफ़ी शौक हुआ करता था, तो इन्होंने कुछ हिंदू के जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको कन्वर्ट करवा दिया था इनटू उर्दू और फारसी लैंग्वेज। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट क्रिएट कर दिया कि आप इनको कन्वर्ट कर रहे हो, आप चाहते हो हिंदू जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। तो एक तरह से खुंदस निकालने के लिए उन्होंने जाजिया टैक्स था वो किसके ऊपर लगा दिया था, ब्राह्मण्स के ऊपर भी लगा दिया था। देन आते हैं अकबर। अकबर ने क्या किया, ये जाजिया टैक्स ख़त्म कर दिया। याद है ना जोधा भाई, तो उनके साथ काफ़ी प्रेम था अकबर जी को, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए, तो जाजिया टैक्स इन्होंने ख़त्म कर दिया। पर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद देखेंगे हम औरंगज़ेब आएंगे। तो बेसिकली अकबर उनके परदादा हुआ करते थे औरंगज़ेब के, तो ये क्या करेंगे, दोबारा से जाजिया टैक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आएगा एक मोहम्मद शाह रंगीला, उसने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी होती है ना, उसी तरह से इन्होंने लिखवा दिया कि कोई भी राजा अब जाजिया टैक्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अब ये राजाओं के नाम याद रहें अभी या ना रहें, दैट डजंट मैटर, पर नोट कर लो अपने पास, ठीक है। जब दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें। सेकेंड अटैक हमने देखा, मुस्लिम अटैक किसका था, महमूद गजनवी। इंडिया को कितनी बार अटैक किया, तो 17 टाइम्स अटैक किया। क्यों आ रहे थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक बड़ा सा एम्पायर बनाना चाहते थे, पर पैसा नहीं था धेले का। तो इन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा धन दौलत है। ही स्टार्टेड टू इन्वेड इंडिया, और ये आते थे सीज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनको था थोड़ी सी ठंडा ठंडा मौसम हो, ज़्यादा भी सर्दी ना हो और ज़्यादा गर्मी भी ना हो, गर्मी तो इनको पसंद ही नहीं थी खैर, ठीक है। तो ये सीज़न देख के आते थे, बारिश के मौसम में तो आते ही नहीं थे, उस टाइम रेस्टिंग पीरियड चलता था। फिर जैसे दोबारा से विंटर्स या फिर ऐसे सेमी विंटर सा मौसम आएगा तो दोबारा से इंडिया पे अटैक करने के लिए आ जाएंगे। तो ये महमूद गजनवी की एक स्ट्रैटेजी रहती थी। तो 1000 से लेके 1027 CE तक इनका अटैक्स चलता है। इनके पापा का नाम था सुबुक्तगिन, ठीक है। 17 बार इन्होंने इंडिया के अंदर अटैक किया। और याद करो सोमनाथ टेम्पल गुजरात का, वहाँ पे 16th अटैक इन्होंने किया था और काफ़ी ज़्यादा लूटपाट वहाँ पे की थी सोमनाथ टेम्पल के अंदर। 1025 में ये अटैक किया था। इनको टाइटल दिया जाता है महमूद गजनवी को बुद्ध शिखर का। बुद्ध यानी कि बुद्धा जी की बात हो रही है, शिकार, शिकार मतलब तोड़ देना किसी चीज़ को, तो जो बुद्धा जी के स्टैच्यू को तोड़ के चला गया, तो दैट इज़ महमूद गजनवी को ये टाइटल दिया गया। और जस्ट बिकॉज अपना एम्पायर बड़ा सा करना चाहते थे अफ़गानिस्तान में, पर रेवेन्यू नहीं था, तो उस वजह से। और इसके अलावा लास्ट जो इनकी फ़ाइट होती है वो 1026 में जाट्स के साथ भी होती है। एक पीजेंट क्लास हुआ करती थी ये जाट्स की, बेसिकली राजपूत्स के अंडर भी काउंट कर लेते हैं कई बार, और वैसे ये पीजेंट्स हुआ करते थे, उनकी क्लास थी स्पेसिफिक। अब ये जब महमूद गजनवी आए ना, तो इनके साथ कुछ स्कॉलर्स भी, हिस्टोरियंस भी आ गए थे, राइटर्स भी आ गए थे, जैसे अल ब्रूनी आए इनके साथ, उत्बी आए, फिरदौसी आए, काफ़ी अच्छी बुक्स ये लिखेंगे बाद में, अभी आप देखोगे। तो ये किसके साथ आए थे, ये गजनवी के साथ आए थे सारे। और इनका एक मिलिट्री कमांडर भी था अयाज सुल्तान, तो ये भी किसके साथ आए थे, गजनवी के साथ। थर्ड जो मुस्लिम अटैक देखने को मिलेगा वो आपको 1178 के टाइम पीरियड में मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट ऐसा मुस्लिम अटैक था जिसकी वजह से जो इंडिया का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा चेंज होने वाला है, सोसाइटी पूरी चेंज होने वाली है, कल्चर फ्यूजन आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। नाउ देखो घोरी आया कहाँ से, अफ़गानिस्तान वाले एरिया से। अब ये भी क्यों आ रहा था, धन दौलत के लिए, पर यहाँ पे बड़े स्कैम होने वाले हैं। याद करो पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र संयोगिता, याद है ना वो स्टोरी, अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ी थी, पर चलो मैं दोबारा से बताऊंगी जब वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी देखो घोरी आया 1178 में, सबसे पहले अटैक करेगा गुजरात में। गुजरात में थे उस टाइम पे सोलंकीज़, याद करो सोलंकीज़ के कंटेक्स्ट में हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। किसके ऊपर अटैक कर देगा, सोलंकीज़ के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाएगा पेशावर पे अटैक कर देगा,
पाकिस्तान का एक एरिया आ जाता है पेशावर। उसके बाद जाएगा तराइन में, ये अटैक करेगा। ये तो थे 3 मेजर अटैक्स जो घोरी करेगा, एक गुजरात में, पेशावर में, और तीसरा तराइन। तराइन जो है ये आपको पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में मिल जाएगा, स्पेसिफिकली आज के हरियाणा में। नाउ घोरी जो था ये घुरिद डायनेस्टी को बिलोंग किया करता था, और जो चौहान्स थे उनकी फाइट हो जाती है किसके साथ, घोरी के साथ। घोरी वर्सेस चौहान्स, ठीक है, घोरी वर्सेस चौहान। चौहान में भी कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान। याद करो लास्ट लेक्चर को, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब देखो घोरी क्या क्या करेगा। पहले सोलंकी की बात कर लेते हैं। तो गुजरात पे इन्होंने इन्वेजन करा, सोलंकीज के साथ फाइट करी। सोलंकी में भी किस राजा के साथ, भीमदेव टू। तो भीमदेव वर्सेस घोरी जब लड़ाई होती है तो उसको क्या बोला था हमने, बैटल ऑफ क्याद्र, तो ये याद रखना। अब देखो 1191 और 1192 और 1194 ये जो 3 साल है ना, ये आपको याद रखने हैं। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 119 को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड को बोलते हैं 1192 वाली को सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और ये जो 1194 है ये होगी आपकी बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। तो देखो 1191 में घोरी ने अटैक किया पंजाब वाले एरिया में, तावर हिंड वाले एरिया में, आज के बठिंडा वाले एरिया में, साथ में तराइन भी होता था वहाँ पे। उस टाइम थोड़ी थी ऐसी डिवीजन्स, तो सारा इकट्ठा ही बोल दिया। तो घोरी ने इन्वेड करा पंजाब को। पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे रूल कर रहे थे, और यहाँ पे गढ़वाल थे, जो आज का उत्तराखंड है, गढ़वाल, और पहले का यूपी वाला एरिया आ जाता था ये। तो गढ़वाल में जयचंद्र रूल कर रहे थे। अभी जयचंद्र क्या करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करेंगे किसके साथ लड़ने में, घोरी के साथ लड़ने में, और इस वजह से पृथ्वीराज चौहान जीत भी जाते हैं, ठीक है। ये पहली स्टोरी थी। नाउ जब सेकंड बार घोरी आया, क्यों आया था, क्योंकि जयचंद्र की जो लड़की थी उसको पसंद आ गया था पृथ्वीराज चौहान की, कितना स्ट्रांग है ये। तो जयचंद्र की जो लड़की थी कौन, दैट इज़ संयोगिता। संयोगिता को पसंद आ गया कौन, पृथ्वीराज चौहान, कि कितने स्ट्रांग हैं ये, तो मैं तो इनसे शादी करूँगी। और फिर वो स्वयंवर रचाते हैं जयचंद्र, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतने बुढ़े से शादी करें हम मेरी बेटी। वो मतलब 50 साल के 60 साल के हो रखे थे उस टाइम पे, और वो जो संयोगिता थी वो अभी 20-25 साल की थी। तो दैट्स वाई जयचंद्र वॉज डिनाइंग। पर जयचंद्र ने उनकी बेइज्जती करने के लिए क्या किया था, उनको द्वारपाल की फॉर्म में उनका स्टैचू लगा दिया दरवाजे पे। और संयोगिता ने क्या किया, संयोगिता ने उन्हीं को हार पहना दिया, ठीक है, कि मैं इनको अपना पति मान चुकी हूँ। तो इससे जयचंद्र बहुत गुस्सा होते हैं। तो ये दोबारा से किसको मैसेज भेजते हैं, घोरी को, कि कर दे भाई अटैक, किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। घोरी आता है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करता है। फाइनली इस बार पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हो जाती है। पर जयचंद्र ने बोला था घोरी को कि चले जाना वापस अपने अफगानिस्तान, लूटपाट करना, मैं भी धन दौलत दूंगा, चले जाना वापस। पर अब घोरी ने बोला कि नहीं, लड़ाई हो जाए, मुझे और धन दौलत चाहिए। तो 1194 में आप देखोगे एक बैटल ऑफ चंदावर होगी, किसके साथ, घोरी वर्सेस जयचंद्र। अब इस केस में घोरी आप देखोगे जीत जाएगा, जयचंद्र हार जाएगा। और ये इस तरह से हमने मुस्लिम जो अटैक्स थे उनको एक्सेप्ट कर लिया इंडिया के अंदर, और जो इंडिया का पूरा पॉलिटिकल सिनारियो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ 1206 में क्या हुआ, घोरी को डुबा के मार दिया था एक ट्राइब ने जिसका नाम था खोकर ट्राइब। अब देखो 1206 डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे, और भी तो बैटल्स लड़ी होंगी घोरी ने, तो ये सहारा है। 1175 टू 1178 में देखोगे तो मुल्तान और सिंध वाला एरिया कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। एक अपर सिंध में एक एरिया था उच्च करके, तो इसको भी घोरी ही कंट्रोल किया करता था। पहले कौन सी यहाँ पे राजपूत हुआ करते थे, तो भट्टी राजपूत यहाँ पे रूल किया करते थे, पर बाद में घोरी ने रूल करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखा सोलंकी को डिफीट किया, गुजरात में बैटल ऑफ कयाद्र हुई भीमदेव टू के साथ, जिसमें घोरी हार जाता है और भीमदेव टू जीत जाते हैं। 1179 टू 1186 यहाँ पे पंजाब के लिए लड़ रहे होते हैं ये। तो 1179 में पेशावर को कॉन्कर कर लिया था, 1182 में सिंध को कॉन्कर कर लिया, 1190 में पंजाब और लाहौर को कॉन्कर कर लिया। उसके बाद फाइनली 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हो जाती है, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हो जाती है। फर्स्ट में घोरी हार जाता है, सेकंड में घोरी जीत जाता है। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होती है, जिसमें अगेन घोरी जीत जाता है, जयचंद्र के अगेंस्ट जब लड़ते हैं। 1206 में देखते हैं हम कि जो घोरी था उसकी डेथ हो जाती है फाइनली, ठीक है, 1206 में। पर हुआ क्या था, एक चीज़ याद रखना, अभी पहले बुक याद करो, पृथ्वीराज रसो लिखी थी चंद्रवर्देई ने, ठीक है। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये सूफ़ी सेंट हुआ करते थे। भक्तिज़म और सूफीज़म, अगर आपको नहीं है उनके फीचर्स पता, पर आपने नाम तो सुना होगा सूफीज़म और भक्तिज़म के बारे में। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, ये किसके साथ आए थे, ये घोरी के साथ आए थे इंडिया, ठीक है। और
ऐसी क्या खास बात थी कि चौहान जितने स्ट्रांग होने के बावजूद भी घोरी से हार गए थे, या फिर जो इंडिया के अंदर रूलर्स थे वो घोरी से हार जा रहे थे? कुछ रीजंस थे, क्योंकि जब ये घोड़े के ऊपर बैठते थे ना तो वहाँ पे आयरन स्टरप्स लगा दिया करते थे पैरों के पास। देखा है ना आपने, जब चढ़ते हैं घोड़े के ऊपर तो पैर रखते हैं पहले, तो वो काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था। तो एक तो वो मेजर रीज़न रहा जिसकी वजह से घोरी जीत गया। ऊपर से इनकी जो वॉरफेयर थी वो काफ़ी स्किल्ड थी। आर्मी का नंबर बेशक यहाँ पे कम हुआ करता था, पर जो स्किल थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी इनकी। एंड टर्किश कैवलरी जो घोड़े थे इनके पास वो काफ़ी अच्छी ब्रीड के थे। एंड हॉर्स शूज़ ये पहना करते थे, और ये धोखे से जीतना भी पसंद करते थे। इंडिया के अंदर एक कल्चर रहता था कि ड्यूटी बाउंड हुआ करते थे। ड्यूटी बाउंड होने का मतलब है कि मर जाएंगे पर अपना जो धर्म है उसको नहीं त्यागेंगे, उसका गलत यूसेज नहीं करेंगे। पर ये लोग धोखा देने में प्रेफर करते थे। जब ये मुस्लिम अटैक्स हुए थे, घोरी एंड ऑल ने जब अटैक्स किए, अब घोरी था, घोरी को मौसम पसंद नहीं था इंडिया का, तो इसने क्या किया, अब इंडिया कॉन्कर कर लिया हुआ है, पूरा तो नहीं किया है पर नॉर्थ वेस्ट और जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक कॉन्कर कर लिया है। तो इस वजह से घोरी ने क्या किया, अपने कुछ स्लेव्स रखे, क्योंकि घोरी के अपने लड़के नहीं थे पर एक लड़की थी, ठीक है, एक डॉटर तो थी। अब ये स्टोरीज़ हैं, ये फोकलोर्स होती हैं, बेसिकली सच होती हैं या झूठ वो हमें नहीं पता होता, पर मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले एक स्लेव इन्होंने अपना रखा याल्दूज को। याल्दूज अफ़गानिस्तान वाले एरिया में रूल कर रहा था। एक रखा कुबाचा, ये ऐसे मैप बना लो छोटा सा, अफ़गानिस्तान में आ गया याल्दूज। कुबाचा आ गया पंजाब प्रोविंस है जो पाकिस्तान का, यहाँ पे कुबाचा। बख्तियार खिलजी को ईस्टर्न इंडिया, ये जो बिहार बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे बख्तियार खिलजी को रखा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को रखा था इस वाले एरिया में जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 4 स्लेव रख दिए ताकि इंडिया की देख रेख ये कर सकें और कोई और अटैक ना कर जाए, तो प्रोटेक्शन के लिए इनको इस तरह से इसने असाइन कर दिया था वर्क। ठीक है, नाउ याल्दूज और कुबाचा, बस अभी के लिए इतना याद रखो, याल्दूज अफ़गानिस्तान में था, कुबाचा पंजाब के पाकिस्तान में था। इनका कुछ खास रोल नहीं मिलेगा, पर बख्तियार खिलजी और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इस वजह से इसको याद रखना है। तो 1195 में क्या हुआ, घोरी चला गया इंडिया से वापस अपने अफ़गानिस्तान वाले एरिया में, और 2 गवर्नर्स रख दिए इंडिया में। कौन कौन रखे, तो अभी हमने देखा ईस्ट वाले पार्ट में यानी कि बिहार बंगाल वाले एरिया में बख्तियार खिलजी को, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रख दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ये 2 रखे थे इंडिया के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे, एंड बख्तियार खिलजी की अगर बात करें तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे बख्तियार खिलजी, ये ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट की कंसोलिडेशन शुरू कर दी, इस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ इन्होंने क्या किया, लाहौर को कैप्चर कर लिया, रणथंभौर को कैप्चर कर लिया, अलीगढ़ को कैप्चर कर लिया। जबकि बख्तियार खिलजी ने क्या किया, जो ईस्टर्न पार्ट था इंडिया का वहाँ पे कैप्चरिंग शुरू कर दी। 1195 में अप्रॉक्स जितनी भी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ थी वो सारी ख़त्म कर दी बख्तियार खिलजी ने। और 1197 में ये बिहार को कॉन्कर कर लेते हैं, और 1205 में बंगाल को कॉन्कर कर लेते हैं। उसके अलावा जो नालंदा यूनिवर्सिटी एक टाइम पे कुमार गुप्त ने बनवाई थी, याद करो, तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो पालास के टाइम पे बनी थी, ये उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय कर दिए थे किसने, बख्तियार खिलजी ने। अब देखो क्या हुआ था, जो घोरी की लड़की थी ना उसको कुतुबुद्दीन ऐबक पसंद था। ठीक है, ऐबक पसंद था किसको, घोरी की लड़की को। तो अब पसंद आ गया, तो अब देखो सेम केस जयचंद्र के केस में भी था। अब घोरी ने वो गलती नहीं दोहराई, घोरी ने बोला ऐबक को तभी तो कि तू इंडिया वाले एरिया में रूल कर ले। ठीक है, इसी रीज़न से इंडिया वाला पार्ट दे दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और साइड में उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक कमांडर और दे दिया गया था, बख्तियार खिलजी। दोनों ही स्लेव्स हैं ऑल दो किसके, घोरी के। पर 1206 में क्या हुआ, घोरी की ऑन द वे डेथ हो जाती है। खोकर ट्राइब थी, उसने क्या किया, इनको डुबा के मार दिया था। ठीक है, तो इतनी सी स्टोरी पहले याद रखो। नाउ राजपूत्स, अब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं कि राजपूत्स कैसे हार गए इन फॉरेन इन्वेजन्स की प्रेजेंस में। अब देखो, याद होगा आपको, यहाँ पे जब परमार्स थे ना, इन्होंने हिंदू शाही डायनेस्टी को हेल्प भेजी थी। याद है ना, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू शाही डायनेस्टी हुआ करती थी, जब गजनवी इनको अटैक करने की ट्राई कर रहा था, तो इनको तो हेल्प भेजी, पर जो अपने पड़ोसी थे, ऊपर चंदेल थे, साइड में सोलंकीस थे, यहाँ पे कोंकण थे, तो इन सब के साथ इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो नेबर में अगर देखोगे तो लड़ाइयाँ कर रहे हैं और दूर वालों को हेल्प भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पॉलिटिकली यूनिटी नहीं थी इनमें, आपस में कोई एकता ही नहीं थी।
तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बड़े ज़्यादा थे। सेम इज़ द केस यहाँ पे चौहान्स की याद करो। चौहान्स ने क्या किया था, परमार्स को अपने अंडर कर लिया था, इनको डिफीट करके ये जो मालवा वाला रीजन था ये चौहान ने अपने अंडर कर लिया था, इसको अपने साथ मर्ज कर लिया था। और यहाँ पे गढ़वाल बुंदेलखंड वाले एरिया में चंदेल्स हुआ करते थे, उनको अपने अंडर कर लिया। ऊपर गढ़वाल थे, इनके साथ नहीं बन रही है पृथ्वीराज चौहान की। तो ये देखो अगेन यहाँ पे सभी की बिगड़ रही है आपस में, और गढ़वाल यहाँ से जाके घोरी को इन्विटेशन भेज रहा है, भाई आ जा फिर से, और इस बार मैं तेरी हेल्प करूँगा पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने में। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यूनिटी नहीं है, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और एम्पायर जो है वो बड़े नहीं हैं, छोटी छोटी डायनेस्टीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। चंदेला दिख रही हैं, परमार दिख रही है, सोलंकी दिख रहे हैं, फिर सोलंकीज़ को ही चालुक्यस भी बोल देते थे, गढ़वाल्स दिख रहे हैं। तो देर आर सो मैनी स्मॉल स्मॉल डायनेस्टीज़ ऑल ओवर द इंडिया। तो एक बड़ा एम्पायर नहीं है, ठीक है, और ऊपर से यूनिटी भी नहीं है। तो अगर एम्पायर नहीं है तो इकॉनमी भी नहीं होगी, बिकॉज एम्पायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकॉनमी। याद करो एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना ज़्यादा इंडिया को कॉन्कर कर लिया था, याद है ना। तो जितना बड़ा एम्पायर था उतनी बड़ी उनकी इकॉनमी भी चल रही थी उस टाइम पे। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे जो आप देखते हो कि राजपूत्स क्यों नहीं जीत पा रहे थे इन फ्रंट ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स। उसके बाद इंडिया जो थे, इंडियंस हमेशा ट्रेडिशनली फ़ाइट करते थे। ट्रेडिशनली का मतलब था ड्यूटी बाउंड थे ये हमेशा, मतलब ऐसे धर्म के अगेंस्ट नहीं जाते थे। जैसे रात का टाइम होता था तो एक ड्रम बजा दिया जाता था कि अभी वॉर नहीं होगी क्योंकि रात का टाइम है। पर ये जो फॉरेन इन्वेजन कर रहे हैं ये धर्म के अगेंस्ट भी चल रहे होते थे, इनका कोई ऐसा ड्यूटी बाउंडेशन नहीं था। तो एक रीज़न ये भी माना जाता है। नाउ नो एडवांस स्किल्स, जो आर्मी आ रही थी फॉरेन इन्वेडर्स की, इनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग होती थी, जो स्किल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। घोड़े के ऊपर आयरन स्टिरप्स यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर कोट्स पहन के आ रहे हैं, कैवलरी यानी कि जो घोड़ों की ब्रीड है वो भी बहुत अच्छी है। वहीं पे इंडियंस क्या यूज़ कर रहे हैं अभी तक, एलिफेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब घोड़े और एलिफेंट को अगर एक साथ दौड़ाओगे तो ऑब्वियसली घोड़ा ही जीतेगा ना। तो एलिफेंट स्लो हुआ करते थे। और ऑर्थोडॉक्स व्यू था इंडियंस का, राजहरणा ये ड्यूटी बाउंड ये मेंशन कर सकते हो आप, और यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। और इकॉनमी इनकी कम थी, इंडिया में इकॉनमी भी बहुत कम थी। ऑल्दो ये लूटने के लिए ही आ रहे थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके पास कौन सी बड़ी ज़्यादा इकॉनमी थी, पर बाकी चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। जैसे आर्मी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, उसके अलावा क्या कर रहे हैं, धोखे से भी जीतना पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेडर्स को प्लस पॉइंट्स दे रही थी। इसके बाद इंडियंस थे ना, ये कभी भी अपने धर्म के लिए नहीं लड़ाई करते थे, धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। पर फॉरेन इन्वेडर्स को आप देखोगे कहीं ना कहीं इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए बार बार आ रहे थे, ठीक है। अलॉन्ग विद लूट इस्लामिज़म को भी चाहते थे कि ये फॉलो करें। काजिम को याद करो, जाजिया टैक्स लगा दिया, जो इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहा, तो वो क्या बात बनी। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे ही गोरी का इन्वेजन होता है तो इंडिया के अंदर टर्किश रूल शुरू होने वाला है, जो कि इंडिया की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स और इकॉनमी, पूरा का पूरा सारा का सारा सिस्टम जो है वो चेंज करने वाला है। 1206 के बाद क्या हुआ, 1206 में हमने देखा 1206 में घोरी की डेथ हो जाती है। और जैसे ही घोरी की डेथ होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। आज हम पढ़ेंगे फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हमें 5 डायनेस्टीज़ पढ़नी है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ऐसे याद कर लेना, कोई ट्रिक नहीं इसमें चाहिए आपको। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। यहाँ पे ये जो शुरू के 4 है ना, ये टर्क्स हैं। ये क्या है, टर्क्स। पर जो लोधी आएंगे ये अफगान्स होंगे, जो लोधीज आएंगे वो क्या होंगे, अफगान्स। याद रखना इस पॉइंट को भी, जो शुरू के हैं 4 वो क्या है, टर्क्स, और जो लोधी आएंगे वो अफगान्स है, इतना याद रख लो। तो कहीं ना कहीं टर्को अफगान रूल शुरू होने वाला है अब इंडिया के अंदर। अलॉन्ग विद दिस आप देखोगे एक किंग आएगा जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, अभी बहुत लेट आने वाला है वो। उनके टाइम पीरियड पे 2 किंगडम इमर्ज हो जाते हैं इंडिया के साउथ वाले पार्ट में, यानी कि नॉर्थ में मोहम्मद बिन तुगलक होगा
और नीचे यहाँ पे आप देखोगे बहामनी किंगडम इमर्ज कर रहा होगा, विजयनगर एम्पायर इमर्ज कर रहा होगा, पर उसको हम साथ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नहीं तो फिर बड़ा हौच पौच हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन से राजा को कहाँ पे याद करना है। हम पहले एक सीक्वेंस में चलेंगे, स्लेव के बाद खिलजी पढ़ेंगे, देन तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर उसके बाद विजयनगर और ये बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी शुरू करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसके फाउंडर माना जाता है, पर जो रियल फाउंडर रहेंगे वो इल्तुतमिश रहेंगे। क्यों रहेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की ट्राई करो। आज हमने मेडिवल इंडिया को शुरू किया, 3 मुस्लिम अटैक्स हमने देखे, पहले काजिम, फिर गजनवी, फिर गौरी। काजिम अरेबिक था एक, और जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हुई थी तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो राजा दाहिर रूल कर रहे थे सिंध वाले एरिया में, तो इन्होंने कॉन्कर कर लिया था सिंध और मुल्तान वाला एरिया। जाजिया टैक्स इम्पोज किया। फिर उसके बाद महमूद गजनवी आए। महमूद गजनवी ने 17 अटैक किए इंडिया के अंदर, और 16वां जो अटैक था वो सोमनाथ टेम्पल पे था। इनको बुद्ध शिखर का टाइटल भी दिया गया क्योंकि उन्होंने बुद्धा जी का जो स्टैच्यू था उसको तोड़ दिया था, और एम्पायर बनाना चाहते थे अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा, पर इनके पास पैसा ही नहीं था उसको बनाने के लिए। सो उस वजह से इंडिया में इन्होंने सुना था कि काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है तो इंडिया को लूटना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जाट्स के साथ ही लड़ाई कर लेते हैं 1026 में। उसके बाद कुछ हिस्टोरियन जो कि गजनवी के साथ आए थे वो थे अल ब्रूनी, उत्बी, फिरदौशी, एक मिलिट्री कमांडर अयाज सुल्तान भी आए थे। फिर आते हैं मोहम्मद घोरी, 1178 में एंट्री मार ली। सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ की वो सोलंकी के साथ, गुजरात में पेशावर और तराइन वाला एरिया चौहान्स के साथ। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ, एक 1178 की बैटल याद रख लो, बैटल ऑफ केयाद्र। सोलंकी के जो राजा हुआ करते थे भीमा देवा टू, और उनकी लड़ाई होती है गोरी के साथ, यहाँ पे भीमा देवा टू वॉन। उसके बाद 1191 में हम देखते हैं ये पृथ्वीराज चौहान के साथ फाइट करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत जाते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, पर 1192 में दोबारा से होती है तो यहाँ पे जयचंद्र धोखा दे देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, जिस वजह से घोरी जीत जाते हैं। 1194 में हम देखते हैं बैटल ऑफ चंदावर होती है जहाँ पे जयचंद्र हार जाते हैं और घोरी जीत जाते हैं। 1206 में घोरी को मार दिया जाता है बाय खोखर ट्राइब। उसके अलावा एक सूफी सेंट भी आए थे घोरी के साथ जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी याद रखिएगा। फिर स्लेव्स थे कुछ घोरी के, जैसे यालदूस को बादशाह, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब लड़के तो थे नहीं घोरी के, तो इनको स्लेव रखने पड़े, अपने कुछ दास रखने पड़े, और अफ़गानिस्तान में रूल करने लगा यालदूस को बादशाह, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद बख्तियार खिलजी ईस्टर्न इंडिया में, एंड वेस्टर्न पार्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर, रंथाम्बोर, यानी कि ये वाला पोर्शन जो था वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया। और उसके बाद अगर बख्तियार खिलजी की बात करें तो बिहार, बंगाल वाला एरिया जितना भी था ये कॉन्कर कर लिया। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी और नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको पूरा ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर दिया किसने? बख्तियार खिलजी ने। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से राजपूत इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी फॉरेन इन्वेडर्स से हार जाते हैं। तो ये रीजंस हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके बारे में याद रखना। नाउ जैसे ही घोरी के बाद ऐबक आएगा तो एक नया रूल शुरू होने वाला है, टर्किश रूल। शुरू की जो 4 डायनेस्टीज़ हैं, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये टर्क्स हैं। ये चारों क्या हैं? ये टर्क्स हैं। और लोधी जो रहेगी ये रहेगी अफ़गान डायनेस्टी। ठीक है, 1206 से लेके 1290 ये टाइम पीरियड थोड़ा सा याद कर लो, बाकी 12 से हम पढ़ेंगे। 1206 से लेके 1290 में रूल करते हैं स्लेव डायनेस्टी। 1290 1320 तक आएंगे खिलजीज, फिर 1320 में खिलजी रूल ख़त्म, फिर 1320 से शुरू होगा तुगलक, 1414 तक चलेगा, और 1414 में ख़त्म तुगलक, फिर चलेगा सैयद, 1451 में ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे 1451 में ख़त्म होगा, 1526 में लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। होगा क्या? स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होगा ना उसको कौन मारेगा? अगली डायनेस्टी का फाउंडर। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के कमांडर्स हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर्स। जब ये देखते थे कि राजा स्ट्रॉन्ग नहीं बचा तो एक नई डायनेस्टी आपको इमर्ज होती हुई दिखेगी। तो इसी के साथ दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम सभी डायनेस्टीज़ के बारे में डिटेलिंग्स कवर करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड इसके अलावा सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।